देखिए, आप तो हारती नहीं है, ये सच बात है, लेकिन आपके लोग क्यों हार जाते हैं? लेसी सिंह के गढ़ में जेडीयू कमजोर क्यों हो रही है? नहीं, देखिए, चुनाव में राजनीति में हार जीत लगा रहता है। दबंग की बात, दबंग की जनता की सेवा हम लोग करते हैं, पार्टी का काम करते हैं। अब इसको जिस रूप में ले लीजिए। बीमा भारती आपकी वजह से पार्टी छोड़ दी? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। कहना चाह रही हैं आप मंत्री बन गई, वो मंत्री नहीं, नहीं बनी, इसलिए ईर्ष्या में छोड़ दिया उन्होंने। ये बात नहीं है। जब 19 में उनको बनाया गया तो हमको नहीं बनाया गया था। उस समय कहाँ हम लोग एक भी लफ्ज जुबान से निकाले, कहाँ नाराजगी व्यक्त की। जो राजनीति करेंगे वो आरोप प्रत्यारोप विरोध सपोर्ट इससे डरते नहीं हैं, तब तो वो राजनीति में आएंगे ही नहीं, चुनाव लड़ेंगे नहीं। कभी भी हमारे नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी की जुबान से कभी पक्षपात की बात नहीं हुई है। लगातार सबके लिए विकास किए हैं, और ख़ास तौर पर ये जो इलाका है पूर्णिया प्रमंडल का इलाका, इसमें काफ़ी काम हुआ है। जब वो साथ थे तो सब व्यवस्था ठीक थी, और जब वो हट गए हैं तो सब व्यवस्था दिखा रहे हैं। जो पेशेंट के साथ थे उनको भी पेशेंट गिना रहे थे। तो ये चुनाव के वक्त ये जो अभी बात हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं कई तरह के। लेसी सिंह जी बिहार सरकार की मंत्री टीवी 9 के मंच पर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अगर सीमांचल की राजनीति की बात होती है तो इनका नाम सबसे पहले इसलिए आ जाता है क्योंकि लगातार इन्होंने जीत का स्वाद चखा है। अगर हम 2000 से शुरू करें तो 2000 से जीत इनको मिलती रही है, और कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार के बेहद करीबी रहे हैं ये, क्योंकि इन्होंने जीत पार्टी को हमेशा दिया है। इसलिए लेसी सिंह, आप हमारे मंच पे आए, टीवी 9 के मंच पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भी इतर की आपने पूर्णिया में ये कार्यक्रम रखा है, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद पूरी टीम को, आपको जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इनविटेशन को स्वीकार भी किया। लेकिन अब हम अपनी भूमिका में आते हैं, क्योंकि आप बड़ी नेत्री हैं और सीमांचल की बात होती है तो आपका नाम आता ही है। सीमांचल की पॉलिटिक्स में आप एक बड़ी भूमिका निभाती रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि आप देखिए, आप तो हारती नहीं हैं, ये सच बात है, लेकिन आपके लोग क्यों हार जाते हैं? नहीं, किसके विषय में कह रहे हैं? मैं लोकसभा के चुनाव की बात कर रहा हूं, मैं विधानसभा के परिणाम का बात कर रहा हूं। आप जीतती हैं। अगर बिहार में जातिगत राजनीति की अगर शीर्ष पर रहता है, फिर भी आपकी जाति की आबादी आपके क्षेत्र में बहुत कम है, फिर भी आप लगातार जीतती रही। पर आपकी पार्टी कमजोर क्यों हो रही है? लेसी सिंह के गढ़ में जेडीयू कमजोर क्यों हो रही है? नहीं, देखिए, चुनाव में राजनीति में हार जीत लगा रहता है, और इससे हम निराश नहीं हैं। कहीं कोई कमी रही होगी हमारे पार्टी के और जो कैंडिडेट लड़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग और सुधार करके और जनता का दिल जीतने का आगे प्रयास करेंगे। लोकतंत्र है तो इसमें तो हार जीत लगी रहती है, तो इसलिए इससे हम लोग निराश नहीं होते हैं। आगे और मजबूती के साथ पार्टी के काम में लगे रहते हैं, और आने वाला जो चुनाव है उसमें हम लोग अच्छे से उभरेंगे, अच्छी सीट लाएंगे। पिछली बार तो आप 43 पे सिमट गए थे, आप जीती। पर ये बताइए, इस बार आपकी एक विधायक बीमा भारती, वो पार्टी छोड़ करके अब आरजेडी में चली गई। संतोष कुशवाहा लोकसभा का चुनाव हार गए। अब आने वाले विधानसभा में अपनी पार्टी के लिए किस तरह का प्रोस्पेक्ट? नहीं, देखिए, लोकसभा का जो परिणाम रहा, बहुत ही कम मत से हम हारे, मात्र 23,000 से हम लोकसभा में हारे। तो हमारे चाहे पार्टी के जो चेहरा थे, कैंडिडेट थे, कोई कमी रही होगी, पार्टी के स्तर से सेवा में कोई कमी रही होगी, हो सकता है, ये भी कारण मानते हैं। लेकिन राजनीति चुनाव में बहुत सारा फैक्टर रहता है, लेकिन उस पर मैं जाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन हम लोग आगे की तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे हैं, और रुपौली में भी हमारी कम मत से हार हुई। हम नए कैंडिडेट दिए, फिर उपचुनाव हो गया, तो उसमें भी हम बहुत ही कम मत से हारे। लेकिन इस बार परिणाम अच्छा होगा। इस इलाके में जो पूर्णिया प्रमंडल का इलाका है,
जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें अच्छा प्रदर्शन हमारा रहेगा। पर कहा यह जाता है कि रुपौली में उम्मीदवार कोई और हो, चुनाव लेसी सिंह ही लड़ रही थी। आप अपनी हार को स्वीकार करती हैं? नहीं, देखिए, हार जीत लगा रहता है। हार से घबरा जाएंगे पॉलिटिकल पार्टी, यदि हार से घबरा जाएगी तब तो आगे का सफ़र ही नहीं तय होगा। तो उपचुनाव था, कई तरह का फैक्टर था, हमारा कैंडिडेट नया था, अचानक ला के खड़ा करके हम चुनाव लड़े। उपचुनाव में लोग उतना ये भी नहीं देख रहे थे कि इससे सरकार के सेहत पर कोई असर पड़ेगा। तो बहुत फैक्टर, लोकल फैक्टर काम किया। इसलिए अभी उस समय उपचुनाव में जो परिस्थिति थी और जो आम चुनाव में होगा ये अलग होगा। इसमें हम लोग जीत हासिल करेंगे। नहीं, घबराने वाली महिला तो आप नहीं हैं, ये मैं जानता हूँ, निजी तौर पर भी और सरकार में भी, क्योंकि आपने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है और वो बहुत सारी राजनीतिक चुनौतियां भी हैं, और जो एक दबंगई वाली चुनौती, बाहुबल वाली चुनौती है, उसका भी आपने सामना किया। इसलिए मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि लेसी सिंह मजबूत हो रही हैं, उनके लोग कमजोर हो रहे हैं, पार्टी कमजोर हो रही है, वजह क्या है? लेसी बहुत ऊपर चली गई हैं और पार्टी पीछे छूट गया है। नहीं, पार्टी आप एक सीट से आप नहीं ये कह सकते हैं कि एक सीट हम लोग यहाँ पर लोकसभा में हार गए, लेकिन ऑल ओवर बिहार का देखिए तो प्रदर्शन हमारा पार्टी का अच्छा रहा। और चुनाव में बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऊपर हैं, हम पार्टी है तब हम हैं। हम लोग तो जी तोड़ मेहनत किए, लेकिन चुनाव में कई परिस्थितियां होती हैं, कई फैक्टर होते हैं, लोकल फैक्टर होता है। लेकिन इसके इतर हम लोग जो आने वाला समय है इसमें हम लोग बहुत ही मजबूती के साथ उभरेंगे और अच्छा प्रदर्शन हमारा ये इलाका में भी रहेगा और पूरे बिहार में भी रहेगा। और आपने कहा जी दबंग की बात, दबंग की जनता की सेवा हम लोग करते हैं, पार्टी का काम करते हैं। अब इसको जिस रूप में ले लीजिए, अब जनता की सेवा करना नहीं, हम नहीं लेते हैं, जो बात चलती है वही हमने पूछा, और मुझे लगता है जनता के बीच में जो आप बोलेंगी वो मैसेज जाए। जनता के काम, हमारा काम सिर्फ सवाल पूछना। जनता के काम के लिए हम लोग निरंतर, और पार्टी के काम, दो ही काम रहता है, हम लोग इसमें लगे रहते हैं। जनता की सेवा, जनता का काम, इस इलाके का तरक्की, बिहार का तरक्की। जब मंत्री का जिम्मेदारी मिला तो पूरे राज्य का काम, इस इलाके में देखिए इतना काम हो रहा है। तो ये बीमा भारती आप पे बड़ी नाराज थी और कहा जाता है पार्टी छोड़ने की वजह आप ही हैं। उनके पति को जेल हो गया, आप लोग बहुत तंग किया। नहीं, ये हम नहीं, बीमा भारती कहती। हमने कई बार उनको सुना है, और आपसे बात करने से पहले हम लोगों ने रिसर्च किया, पता किया, और कई बार बोलती सुनी गई, हमारे प्लेटफॉर्म पर बोली। बीमा भारती आपकी वजह से पार्टी छोड़ दी? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। जो उस समय कुछ विधायक के साथ जो उन लोगों ने बगावत किया था वो सामने था, कोई एक बीमा भारती नहीं की थी, सभी लोग थे। हम तो नहीं समझते हैं कोई कारण है, उनका क्षेत्र अलग है, मेरा क्षेत्र अलग है, न हम उनके क्षेत्र में कभी दखल अंदाजी करते थे, न वो भी करती थी। ये भी बात सही है कि उनका अलग था विधानसभा का, हमारा अलग है, दोनों की विधानसभा से कोई लेना देना नहीं था। अब पार्टी, हम लोग तो पार्टी बनाने वाले लोगों में से हैं, संघर्ष किए हैं, 95 से लगातार पार्टी को आगे बढ़ाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के संघर्ष काल से हम लोग साथ हैं। तो अब तो ये तो नेता को तय करना है कि कहाँ किनको जगह देना है, किस रूप में किसको कहाँ रखना है, तो ये तो नेता तय करते हैं। इससे अब किन्हीं को नाराजगी हो तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? आप कहना चाह रही हैं आप मंत्री बन गई, वो मंत्री नहीं बनी, इसलिए ईर्ष्या में छोड़ दिया उन्होंने। ये बात नहीं है। जब 19 में उनको बनाया गया तो हमको नहीं बनाया गया था। उस समय कहाँ हम लोग एक भी लफ्ज जुबान से निकाले, कहाँ नाराजगी व्यक्त किए। ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि किनको कहाँ रखते हैं, किस जगह किनको किस काम में लगाते हैं। किन्हीं को पार्टी के काम में लगाते हैं, वहाँ उपयुक्त समझते हैं, किन्हीं को सरकार में रखते हैं। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे नेता का विशेषाधिकार है कि कहाँ किनको रखना है। हम तो नहीं, मेरे तरफ से तो कोई ये नहीं है कि हमारे कारण वो चली गई। तो जब हमको मंत्री नहीं बनाया गया था, उनको बनाया गया था, तो हम लोग कहाँ कोई नाराजगी व्यक्त किए थे।
तो वो तो 2010 में आई है, तो हम लोग तो 95 से पार्टी के काम में लगे हुए हैं। लेसी सिंह जी, आप नीतीश कुमार के भरोसेमंद नेताओं में से एक गिनी जाती हैं, तो यहाँ की राजनीति के लिए वो क्या आसान एक रास्ता है, क्या है? क्योंकि नीतीश कुमार आप पर खास करके बहुत भरोसा करते हैं, आपको मंत्री पद भी मिला और लगातार बीमा भारती जैसे लोग भी और कई लोग आप पे आरोप लगाते आए हैं, तो क्या ये राजनीतिक रास्ता आपका आसान हुआ है इस वजह से? नहीं, देखिए, हम तो काम में विश्वास रखते हैं। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, और उनके साथ हम लोग काम करने का इतने लंबे समय से मौका मिला है, तो हम लोग उनका अनुकरण करते हैं और काम पर विश्वास रखते हैं। और आरोप प्रत्यारोप, किसी पर लगना, किसी पर कुछ उसके पीछे लगना, ये सब हम लोगों के राजनीतिक जीवन में मेरा नहीं है। और हम काम पर विश्वास रखते हैं। जब भी कोई पार्टी की जिम्मेदारी मिलती है, और इस इलाके में तो शुरू से ही पार्टी का काम देख रहे हैं, और भी सरकार में जो जिम्मेदारी मिली है, हम लोग किसी के पीछे भी नहीं लगते हैं, किसी की बुराई भी नहीं करते हैं। सिर्फ अपना काम पर फोकस रहता है कि हमारा पार्टी कैसे मजबूत हो, और सरकार का जो काम की जिम्मेदारी मिली है, उस काम को कैसे लोगों तक, जनमानस तक हम ले जाएं, ये फोकस रहता है। चलिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, विरोध, सपोर्ट, ये लगा रहता है। हाँ, और ऐसे तो करके इसकी परवाह, इसकी यदि कोई परवाह करेंगे तो चुनाव लड़ने का सोचेंगे भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी देखिए, कल से प्रशांत किशोर कह चुके हैं, आपके एक मंत्री ने 200 करोड़ का घोटाला किया है। अशोक चौधरी की बात कर रहा हूं, और जिस तरीके से वो मुखर हैं, कह रहे हैं कि उनकी बेटी के इंगेजमेंट से लेकर के शादी तक के बीच में जितना जमीन खरीदा गया है, और वो मीडिया में आकर के ये बात कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार वाकई अस्वस्थ हो गए, अचेत हो गए, अब उतने एक्टिव नहीं रह गए कि उनके मंत्री जो है वो चोरी करने लगे? ये आरोप मेरा नहीं है, ये आरोप प्रशांत किशोर का है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो उन पर व्यक्तिगत आरोप लगाया गया है, तो वो अपना सफाई देंगे, क्योंकि उन पर व्यक्तिगत है। नहीं, आप पार्टी के बड़ी नेता हैं, ये नेता है, व्यक्तिगत लेकिन आरोप नहीं है। आप एक मंत्री अगर इस तरीके से पैसे बना रहा हो और ये आरोप बड़ा नेता लगा रहा हो, तो ये व्यक्तिगत आरोप नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये तो वो देंगे, इसमें अच्छे से वो बताएंगे, क्योंकि उन पर लगा है कि कितना कमाए नहीं कमाए, क्या आरोप है, तो वो तो व्यक्तिगत तौर पर वो देंगे, उस पर तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। आपको लगता है एनडीए के 4 बड़े नेताओं को घेर दिया प्रशांत किशोर ने? दिलीप जायसवाल पे हत्या का आरोप लगा दिया, दिलीप जायसवाल पे मेडिकल कॉलेज हथियाने का आरोप लगा दिया। दिलीप जायसवाल सीमांचल से ही आते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। चुनाव में ये नुकसान पहुंचाएगा आपको? देखिए, ये चुनाव के वक्त ये जो अभी बात हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं कई तरह के, लेकिन जिन पर लगा है वो व्यक्तिगत तौर पर हमको लगता है कि वो जवाब देने में सक्षम होंगे, और कई बार लगता है वो बयान भी दे चुके हैं। तो इस पर हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा मुझे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत आरोप है, तो व्यक्तिगत आरोप का तो वो जवाब खुद देंगे। पर प्रदेश में एक जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप है, आपकी सरकार के कद्दावर मंत्री पर आरोप है, और आप खुद कद्दावर मंत्री हैं। तो एक कद्दावर मंत्री के तौर पर आप अपने सरकार को तो डिफेंड करेंगी? खुद सक्षम है माननीय मंत्री, जवाब देंगे, और जब आरोप लगे हैं तथ्य के साथ वो देंगे तो सामने आ जाएगा। क्या जेडीयू अशोक चौधरी से किनारा कर रही है, पीछे हट रही है? जेडीयू अशोक चौधरी को डिफेंड करने आगे नहीं आएगी? देखिए, ये कोई बात नहीं है, ये चुनाव का वक्त है, आप भी समझ रहे हैं, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, और उसका खुद वो जवाब देंगे। आप खुद ले लीजिएगा उनसे जवाब। नहीं, हम जरूर जवाब लेंगे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि लेसी सिंह क्या सोचती हैं इस पर? देखिए, ये हमको नहीं लगता है कि इस पर कोई बहुत ज़्यादा वाद विवाद अभी होना चाहिए। जब वो अपनी बात रख देंगे, जो उन पर आरोप लगा है, तब उस पर हम लोग कुछ बात आगे कर सकते हैं। क्या प्रशांत किशोर के खिलाफ
बड़े नेता भी बोलने से डरते हैं। नहीं, बहुत दिन तक दिलीप जायसवाल के खिलाफ बीजेपी के नेता बोले नहीं। टीवी 9 के मंच पर पहली बार सम्राट चौधरी ने बोला। अशोक चौधरी को घेरा जा रहा है, उनको डिफेंड करने के लिए जेडीयू के बड़े नेता भी नहीं आते। क्या सभी बड़े नेताओं को इंक्लूडिंग लेसी सिंह को भी डर लगता है कि पीके से दूर ही रहो, नहीं तो छीटाकशी इस तरीके से कर देगा कि राजनीति में दिक्कत हो जाएगी, आगे चुनाव है? क्या ये वजह है? नहीं, देखिए, ये सब जो राजनीति करेंगे वो आरोप प्रत्यारोप विरोध सपोर्ट इससे डरते नहीं हैं, तब तो वो राजनीति में आएंगे ही नहीं, चुनाव लड़ेंगे नहीं। तो ये बात नहीं है। अब आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, चुनाव का समय है, वो देंगे, खुद सक्षम है। आपको लगता है वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू का समर्थन जेडीयू के लिए सीमांचल में मुश्किल पैदा करेगा, खास तौर पर इसलिए क्योंकि आप देखें पूर्णिया में आबादी 39% है, किशनगंज में 68% है, अररिया में भी अच्छी आबादी है, कटिहार में भी अच्छी आबादी है। आप बीजेपी के साथ हैं इसलिए यहाँ पर नुकसान होगा, और इसलिए होगा क्योंकि नीतीश कुमार का जो क्लीन इमेज था, एक सेकुलर इमेज था, वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन देने के लिए बीजेपी के साथ रहने की वजह से उस पर डेंट पहुँचा है। नहीं, देखिए, हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी निष्पक्ष भाव से न्याय के साथ काम किए हैं, और इसी इलाके में आप देख लीजिए, कभी भी हमारे नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी के जुबान से कभी पक्षपात की बात नहीं हुई है। लगातार सबके लिए विकास किए हैं, और ख़ास तौर पर ये जो इलाका है पूर्णिया प्रमंडल का इलाका, इसमें काफ़ी काम हुआ है। इसलिए काम के आधार पर तो हम लोग जनता के बीच जाते ही हैं, काम के आधार पर वोट मांगते हैं, और लोगों का समर्थन भी रहता है। नहीं, लोगों का समर्थन तो है, पर प्रशासन आपके इशारे पर नाचता है। कहा जाता है लेसी सिंह बाहुबल का जवाब बाहुबल से देती हैं, बाहुबलियों को भी पालती हैं लेसी सिंह। ये आपके विरोधी आरोप लगाते हैं। देखिए, विरोध करने वाले जो लोग हैं वो तथ्यहीन विरोध करेंगे, आरोप लगाएंगे, तो आरोप में सच्चाई भी होना चाहिए ना। पूर्णिया की जनता देख रही है, हम लोग दिन रात लोगों के लिए काम करते हैं। हर एक गरीब जो लोग हैं वो सीधे तौर पर हमारे पास आते हैं, जिसके शरीर में फटा हुआ कपड़ा है, चप्पल नहीं है, वो हमारे पास आता है। तो लोगों का विश्वास है। अब इसको जिस रूप में लोग ले ले, प्रशासन जो है पूरे बिहार में और पूर्णिया में, इस इलाके में प्रशासन सबके लिए काम करती है। कोई हम लोगों का वो पहले वाला राजपाट नहीं है, कोई खास रहता था, आम का अलग खास का अलग व्यवहार, वो नहीं है। अभी सबके लिए बराबर समान रूप से काम होता है, न्याय के साथ काम होता है। लेकिन लोग बोलने के लिए तो कुछ भी बोलेंगे, अभी तो चुनाव का वक्त है, तो सच्चाई भी रहना चाहिए। जनता देखती है, लोकतंत्र में तो जनता मालिक होता है, जनता जज करती है कि कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जनता के लिए कौन ज़्यादा सेवा भाव से काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। सबसे मालिक तो जनता होता है। लेसी सिंह जी, अभी कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने आए थे और तमाम खामियों को उन्होंने उजागर किया, तो आप इस पर क्या रिएक्ट करेंगी? क्या वहाँ पे वाकई वैसे व्यवस्था नहीं है जिसको लेकर तेजस्वी यादव को आना पड़ा? क्या सीमांचल में उस तरह से स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है? नहीं, देखिए, जब तेजस्वी यादव जी जो अभी विपक्ष के नेता हैं, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तब आके देखते तो लोग मानते कि सही रूप में वो चाहते हैं कि स्वास्थ्य में सुधार हो, या जो भी कमी है उसमें और भी बेहतर व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उनके पास थी। ये तो राजनीति करने के लिए आए थे, न कोई प्रशासन, अस्पताल प्रशासन को सूचना थी। विपक्ष के नेता एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अधीक्षक को फ़ोन करते कि हम आ रहे हैं, अचानक चले जाना, उसके बाद इस तरह से सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं। तो जब वो साथ थे तो सब व्यवस्था ठीक थी, और जब वो हट गए हैं तो सब व्यवस्था दिखा रहे हैं। जो पेशेंट के साथ थे उनको भी पेशेंट गिना रहे थे कि एक बेड पर इतना पेशेंट है। ये तो राजनीति करने आए थे, आधी रात को गए थे, अब किस मूड में थे, क्या थे, तो पहले तो यही जांच का विषय होना चाहिए कि अचानक चले गए।
पूर्णिया एयरपोर्ट का भी क्रेडिट पप्पू यादव समेत तमाम विपक्षी दल लेते हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगी? क्या वाकई पप्पू यादव उसमें मतलब वो श्रेय के भागीदार हैं? नहीं, देखिए एयरपोर्ट का जो मामला है, आप इसको समझिएगा कि 2015 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसकी घोषणा किए थे और राज्य सरकार से 2 जगह के लिए नाम मांगा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्णिया 1 नंबर में, 2 नंबर में दरभंगा दिए थे कि 2 जगह एयरपोर्ट का होना जरूरी है। और 2016 में उड़ान 1 में शामिल हुआ और फिर कलेक्टर को राज्य सरकार की ओर से ज़मीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया के लिए वहाँ से निर्देश आया, राशि आया। उसके बाद कुछ किसान लोग चले गए न्यायिक प्रक्रिया में, माननीय उच्च न्यायालय चले गए। उसके बाद उसका समाधान हुआ 22 में। फिर 30 मई 2023 को कैबिनेट में स्वीकृति मिली, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में स्वीकृति दी गई कि AAI और बिहार सरकार को MOU करने के लिए स्वीकृति दी गई। और फिर 23 जून 2023 को AAI और बिहार सरकार का MOU होता है और 19 नवंबर 2024 को यहाँ पर टर्मिनल बिल्डिंग का टेंडर होता है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया चली। अब उसके बाद तो राज्य सरकार ने दिया 2 जगह नाम, राज्य सरकार ने राशि दिया, ज़मीन भी दिया 52.18 एकड़। फिर कहा कि और 15 एकड़ चाहिए, 15 एकड़ राज्य सरकार ने और ज़मीन दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी 4 बार यहाँ आके एयरपोर्ट पर जो भी टेक्निकल कुछ इशू था, चूँकि वो एयरफोर्स का हवाई अड्डा है, तो वहाँ पर उसका समाधान किए। तो अब समझिए कि इतना लंबा प्रक्रिया चला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 जगह करने का बिहार में सोचा कि 2 जगह एयरपोर्ट का यहाँ उड़ान 1 में शामिल करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए और फिर हम लोग लगे रहे। तो अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार को ये क्रेडिट जाता है। तब कोई जादू का छड़ी तो है नहीं कि तुरंत ये लोकसभा चुनाव से पहले सब हो गया। यहाँ पूरी से प्रक्रिया क्रेडिट किसको जाता है? आपको जाता है या पप्पू नहीं, यादव हम नहीं, को हम जाता तो है? जनता को क्रेडिट देते हैं और केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जनता को। हम लोग तो प्रतिनिधि, हमारा तो कर्तव्य है, हम क्यों ढिंढोरा पीटे। पर कहा जाता है प्रशासन में आपका ही चलता है, डीएम कौन होगा आप तय करती हैं, एसपी कौन होगा आप तय करती हैं, किसके पति को जेल भिजवाना है आप तय करती हैं, किसके बेटे को गिरफ्तार कराना है आप तय करती हैं। जरा खुल के बोल दीजिए TV9 के मंच से कि हाँ सीमांचल की बॉस हूं मैं। नहीं, ये सब कोई बात नहीं है, ये तथ्य से परे बात है, इसमें कोई दम नहीं है। कोई गलत करेंगे तो कानून तो सबके लिए बराबर है, आपके लिए, हमारे लिए, आम लोगों के लिए कानून बराबर है। पर समर्थन नहीं दे तो पति को गिरफ्तार करवा देना ये कानून का काम है। ये ऐसा कोई बात नहीं है, सब प्रक्रिया। ये मैं बीमा भारती के संदर्भ में बोल रहा हूँ। समर्थन देना नहीं चाह रही थी वो, और उनकी पति की गिरफ्तारी हुई, बेटा गिरफ्तार हुआ और उसके बाद बीमा मजबूर हुई समर्थन देने के लिए। नहीं, तो क्या इसके पीछे लेसी सिंह का दिमाग? नहीं, समर्थन देखिए, कोई एक बीमा भारती नहीं थी, उसमें कई विधायक थे। आप उस हाँ, डॉक्टर संजीव जी हाँ, दिलीप राय थे, कई लोग थे, 5-6 लोग थे, कोई एक नहीं थे। ये तो ग्रुप में ये लोग अलग हट के सरकार को गिराना चाह रहे थे। तो उस पर जो प्रक्रिया हुआ, जो कंप्लेन हुआ, वो तो अलग है, वो तो जांच का विषय है। क्या लेन देन हुआ, विपक्ष के लोगों से कितना लेन देन हुआ, वो तो अलग। अच्छा, लेन देन भी हुआ, आप ये कह रही हैं कि बीमा भारती ने क्या लिया, डॉक्टर संजीव ने क्या लिया, ये आप सीधा आरोप लगा रहे हैं। पब्लिक डोमेन में है, ये जांच चल रहा है, पब्लिक डोमेन में है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आप खुद देखे होंगे। आप हाँ, इकोनॉमिक ऑफेंस में जांच कर रही है, आप खुद कवर किए होंगे न्यूज को, तो ये तो सब सामने है, इसमें तो कोई फंसाने नहीं फंसाने की बात क्या है। और रही बात, ये कानून का राज है, कोई आम आदमी हो, खास आदमी हो, जो कोई भी व्यक्ति
कंप्लेन करेगा, गलत होगा तो उस पर कार्रवाई तो होगी। ये कानून तो का राज तो है, लेकिन सीमांचल में लेसी नहीं, जी नहीं, का ये- राज है, ये पूर्णिया में लेसी जी का ये राज। ये कोई आम आदमी का राज है। बिहार में आम लोगों का राज है और सभी का बराबर मान सम्मान, सभी का काम बराबर होता है। ये सब इवेंट से एक चीज तो जनता के बीच जरूर गया कि लेसी सिंह बनाम बीमा भारती, यहाँ पे लड़ाई चल रही है इन नहीं, दोनों हम की। तो नहीं करते हैं, हम तो कभी मेरे जुबान से भी नहीं सुने तो आप होंगे। मानहानि का केस लेकिन बीमा भारती पे की थी। नहीं, जो कोई मानहानि करेंगे तो कानूनी रूप से किए, लेकिन मेरी जुबान से कभी तो हम उनका नाम भी नहीं लिए हैं। नहीं, अब ये तो आपकी राजनीतिक सोच है ना, आप बड़ी नेता हो गई हैं, आपको लगता है ज्यादा नहीं, भाव नहीं, देंगे तो वो- बड़ी हो वो जाएगी, बात नहीं यही है। आप सोच रही होंगी। नहीं नहीं, वो सोच नहीं रहे हैं। अब जिनको जो सोचना है सोचे। हम तो कोई उनका न विरोध करते थे पहले भी, अब विरोध में है तो अब तो पार्टी पॉलिटिक्स का बात है। ये बहुत जब लोकल- साथ थी तो हम तो कभी नहीं विरोध किए। बहुत लोकल सवाल है जो मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था और वही लोग बताए कि भाई यहाँ की किंग कौन, तो लेसी सिंह, और इसीलिए मैं सोचा कि आप आई हैं, मंत्री हैं, आपसे पूछ नहीं भी नहीं, लो। ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग जैसे आम लोग हैं वैसे हैं, एक कार्यकर्ता के तरह अभी भी पार्टी में काम करते हैं। किसी से आप पता कर लीजिएगा। धमदाहा में डर लग रहा है आपको, क्योंकि मुसलमान वोट बहुत ज़्यादा है और इस बार वक्फ संशोधन बिल की वजह से ये वोट आपसे दूर जा रहा है। हर नहीं, बार देखो, देता था पर इस बार नहीं देगा, डर लग रहा है धमदाहा कोई में। डर नहीं लग रहा है। आप लोग तो सर्वे भी करवाते हैं, आप टीम भेज दीजिएगा, आप पता कर लीजिएगा। हम अपने मुंह से क्या बोलेंगे, तो हम तो अपनी बात करेंगे। लेकिन जो आम लोग हैं वहाँ, हम लोग जब से राजनीति शुरू किए हैं 2000 में धमदाहा के लोगों ने प्रेम व्यवहार दिया, समर्थन दिया, चुनाव जिताया। उसके बाद कोई भेदभाव नहीं है। आप जाके वहाँ किसी की कोई भी जाति वर्ग से पूछ लीजिए, ये मैं दावे के साथ आपके इस मंच से कह रही हूँ कि कोई भेदभाव न काम में करते हैं, न विकास में करते हैं, न मान सम्मान में करते हैं, और उसी रूप में सब लोगों का प्यार स्नेह समर्थन भी रहता है। प्रशासनिक ताकत तो है आपके पास, क्या ये सच है कि आप बाहुबलियों को संरक्षण देती हैं? नहीं नहीं, ये सब कोई बात नहीं है। ये सब सिर्फ मतलब बोलने के लिए है। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं। हम तो जनता की सेवा कर रहे हैं। अभी इसको लोग जिस रूप में देखें, जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता ही ताकत है हमारी, वापस चाहे जेडीयू पूर्णिया हो या इस इलाके का हो, क्षेत्र का हो, हम लोग काम करते हैं। वापस जेडीयू पर आते हैं। जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद जेडीयू की बागडोर कौन संभालेगा? क्योंकि आप एक विश्वसनीय नेता हैं, आपस में बातचीत होती होगी। क्या निशांत कुमार का नाम सामने आ रहा है क्या? नहीं, भविष्य को लेके तो चिंता होगी ना कि इस पार्टी का संगठन कौन संभाले, नीतीश कुमार की सोच को आगे कौन बढ़ाए। आप चाहती हैं निशांत टेक ओवर करें? देखिए, अभी तो ना उनकी इच्छा है, न माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को पार्टी में कभी चर्चा हुई है। न माननीय मुख्यमंत्री जी बोले वही हमारे नेता है, वही ने निर्णय लेंगे। लेकिन इस तरह की कोई चर्चा अभी तक नहीं है। किसी के नाम और की रही चर्चा बात कि कौन संभालेंगे, तभी तो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी सक्षम हैं। अभी तो देख रहे हैं कितना काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक। चाहे कैबिनेट का बैठक करना हो, अधिकारियों के साथ मीटिंग करना हो, जिला में जाना हो, तो ये तो दिन भर तो आप लोग देखते हैं, कवर करते हैं। नहीं, पर कार्यकर्ताओं में जाते हैं तो उनके बीच चिंता रहती है कि नीतीश जी के बाद कौन, उनके इर्द गिर्द जो नेता हैं उनके साथ आधार वोट बैंक नहीं जुड़ेगा जो नीतीश कुमार का आधार वोट बैंक है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, ललन बाबू हैं, संजय झा हैं, आप हैं और सारे लोग हैं, अशोक चौधरी हैं, लेकिन जो जेडीयू का आधार वोट बैंक की जब बात आती है तो कहा जाता है कि अगला नेता जब तक निशांत नहीं बनेंगे जेडीयू बचेगा नहीं। और कहा यह भी जाता है कि नीतीश के सामने दो समस्या है। नीतीश जी के सामने या तो वो अपनी छवि बचा लें या अपनी पार्टी बचा लें। आप कैसे देखते हैं? ये उपेंद्र कुशवाहा ने TV9 के मंच से कहा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी सक्षम है। भविष्य की बात भविष्य में किया जाएगा, आगे की बात आगे किया जाएगा। अभी तो वर्तमान की बात करेंगे। अभी तो खुद सक्षम है।
अभी शारीरिक रूप से पूरा सक्षम है, पूरी तरह से सरकार का हर काम कर रहे हैं, पार्टी का हर काम करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। तो इसलिए अभी इस पर कोई चर्चा करना हमको नहीं लगता है कि अभी उपयुक्त समय है। लेसी सिंह जी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं आप, तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में एक आदमी को 5 केजी आता है, लेकिन मिलता 4 केजी ही है, और ये मतलब जग जाहिर है। कई बार ऐसे कई रिपोर्ट्स ऐसे आए हैं जिसमें ये सामने आया है। तो क्या रीज़न आपको लगता है? नहीं, देखिए, इसमें हम लोगों ने कई सुधार किए हैं। नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग इसमें काफ़ी सुधार किए हैं। और हम लोग की सरकार जब 2005 में बनी, उससे पहले जब हम भी विधायक थे 2000 से 2005, तो उस समय 6 महीना तक अनाज नहीं मिलता था, सिर्फ पेपर का आदान प्रदान होता था पहले की सरकार में। जब हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस डिपार्टमेंट को दुरुस्त किया। आज पॉस मशीन लगा है, पॉस मशीन में अलॉटमेंट आता है, और कितना अलॉटमेंट आया, मान लीजिए 100 कुंटल किसी जन वितरण दुकानदार को आया, तो वो 80 कुंटल बांटा, तो 20 कुंटल जो है उस मशीन में रह गया जमा। और फिर उसको जो अगले बार आएगा, अगले महीने का अलॉटमेंट, तो उतना 100 कुंटल आता है तो उसको 80 आएगा, क्योंकि 20 उसके पास है। तो ये तो पॉस मशीन में अब अंगूठा का निशान लगाएगा तभी मिलेगा। उसके बावजूद भी कहीं कहीं शिकायत रहती है कि 200 ग्राम या 250 ग्राम या आधा केजी, कहीं जहाँ भी दुकानदार के यहाँ से, जन वितरण दुकानदार के यहाँ से लाभार्थी की शिकायत रहती है। ये तो निरंतर मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। विभाग स्तर से टीम जाती है, फिर जिला स्तर से जिला पदाधिकारी टीम बनाते हैं, हमारा आपूर्ति निरीक्षक प्रखंड में है वो निरीक्षण करते हैं, एसडीओ करते हैं। सबका दिया हुआ है कि कौन कितना महीना में विजिट करेगा, निरीक्षण करेगा। नहीं, पर सुन लीजिए एक मिनट। उसके बावजूद इसमें हम लोगों ने कई सुधार किए, कई कार्रवाई हुई, कई लोगों पर कार्रवाई होती है। ऐसे नहीं कि हम लोग कहीं से कोई शिकायत आया तो छोड़ देते हैं। अभी हम लोगों ने एक बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, उस पर अभी कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल गई है कि अब पॉस मशीन में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाने जा रहे हैं। और फिर जन वितरण दुकानदार का भी शिकायत रहती थी कि हमको गोदाम से कम मिलता है बोरा में, तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन गोदाम में भी लगाएंगे और फिर यहाँ पॉस मशीन में भी लगाएंगे, जिसका मॉनिटरिंग विभाग सीधे तौर पर करेगा। यदि 5 केजी उस पर नहीं दिया जाएगा तो वो मशीन काम नहीं करेगा। एक तो इसका टेंडर हो गया है, 110 करोड़ की राशि से कैबिनेट से स्वीकृति हो गई है, टेंडर भी हो गया है, अब जल्द ही इसी महीने में फाइनल होगा। वो हम लोग सुधार कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो गोदाम से फिर जन वितरण दुकानदार तक जो डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से अनाज पहुंचाते हैं, तो उसमें भी हम लोगों ने जीपीएस सिस्टम लगाया है कि रूट जो जिस रूट में उसको जाना है गाड़ी को, तो यदि रूट डाइवर्ट करता है, गोदाम से लेके अनाज जन वितरण दुकानदार तक जाता है, रूट डाइवर्ट करता है या कहीं गाड़ी खराब हो गया, रुक गया, तुरंत हेडक्वार्टर से उसका मॉनिटरिंग होता है कि किस कारण से गाड़ी डाइवर्ट हुआ या कहीं रोड बन रहा है या कोई कारण देना पड़ता है, और डीएम उसका जांच करके रिपोर्ट देते हैं। सही मायने में गाड़ी खराब है या कहीं डाइवर्ट किया, रोड बन रहा है, तो ये रिपोर्ट देना पड़ता है। तो ये हम लोगों ने सुधार किया टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, लेकिन और भी निरंतर सुधार करना है कि ताकि हम लाभार्थी को गुणवत्तापूर्ण सही मात्रा में खाद्यान्न पहुंचा सके। इस दिशा में हम लोग लगातार कई राज्यों से बेहतर प्रदर्शन हमारा बिहार कर रहा है। जब दिल्ली में मीटिंग होती है तो हम कई मायने में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम हुए हैं, लेकिन और भी करना है, और भी पारदर्शी बनाना है। तो अब ये मशीन जब लग जाएगा तो और भी इसमें पारदर्शी होगा, जो भी शिकायत रहती है उसको हम लोग दूर करेंगे। धमदाहा समेत सीमांचल के अन्य क्षेत्र को मक्का का कटोरा कहा जाता है। क्या आपकी क्या रणनीति है, क्या स्ट्रैटेजी है? क्या आप मक्का से रिलेटेड क्या क्या उद्योग लगाने का विचार कर रहे हैं यहाँ? देखिए, इसी पूर्णिया जिला में मेरे विधानसभा क्षेत्र में
इथेनॉल प्लांट लगा है, पहला बिहार का इथेनॉल प्लांट लगा है। मेरे ही विधानसभा में एयरपोर्ट खुला है। तो और यही तो कहा जाता है कि लेसी जी जो चाहती हैं अपने विधानसभा में लेके चली जाए। एयरपोर्ट यही तो कहा जाता है। एयरपोर्ट पहले से वहाँ है, चाइना के लड़ाई में बना है, वो तो आज हम नहीं बना दिए हैं, वो तो पहले से एयरपोर्ट वहाँ है। मेरा क्षेत्र पहले धमदाहा परिसीमन में ये जो एयरपोर्ट वाला इलाका है के नगर का प्रखंड, ये पहले नहीं था, 2010 में परिसीमन में जुटा। तो ये तो जब वहाँ एयरपोर्ट है तो वहीं बनना है। तो जहाँ ज़मीन मिलेगा, जहाँ लोग जो उद्यमी हैं वो लगाना चाहेंगे तो वहीं लगेगा। हम लोग तो उद्योग नीति भी इतना बेहतर बन गया है, अब तो हमारी सरकार का और हम लोगों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे नेता का एक ही फोकस है कि हम रोजगार को बढ़ावा दें, चलिए इंडस्ट्री लगे। बिल्कुल। इसलिए सभी जिला में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जा रहा है, ज़मीन एक्वायर किया जा रहा है। आप लोग तो रोज देख रहे हैं कैबिनेट में, बिल्कुल, हर बिल्कुल, जिले बिल्कुल। से यहाँ हाँ। मक्का आधारित इंडस्ट्री लगे, इसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चलिए, आप TV9 के मंच पर आई, आपने समय निकाला, हमसे लंबी चर्चा की, हमने बहुत सारे टेढ़े सवाल भी पूछे, लेकिन एक बात जरूर समझ में आया कि ये सीमांचल की किंग कौन, लेसी सिंह, क्योंकि प्रशासनिक दखल जो आपकी है उसकी चर्चा बहुत है शहर में। चलिए, आप हमारे साथ आए, हमसे जुड़े, तमाम सवालों का जवाब दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ मुझे आमंत्रित किए और आपके इस डिबेट में भाग लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।